हेलो सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने कल आपको बताया था कि हम RWA यानी रोजगार विद अंकित सर के जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसका सॉल्यूशन हम ला रहे हैं। तो कल हमने हिंदी को डिस्कस किया था और 31 जुलाई का ही जो मॉक टेस्ट रह गया था आपका रीजनिंग का, हमने आपसे बताया था कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट का या फिर सभी सब्जेक्ट का चाहिए या फिर केवल एक पर्सनल सब्जेक्ट का, तो सभी बच्चों का कमेंट आया था कि नहीं, हमें रीजनिंग और मैथ कंपलसरी रूप से करा दीजिए। तो हम उसके लिए आपको रीजनिंग का भी टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा प्रश्न कहता है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है और ई जो है एफ की माँ है। तो एफ जी की पत्नी है। तो इसमें हमें प्रश्न में बताना है कि कितने पुरुष हैं। ठीक, हमको इसमें प्रश्न में बताना है कि कितने पुरुष हैं। तो आपको प्रश्न में दिया गया था क्या कि जानकारी में दी गई थी कि ए बी का पिता है। ठीक है, पहले चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो है बी का पिता है, यानी ए जो है आपका बी का पिता है। तो बी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ए आपका कंफर्म है कि ये पुरुष है। ठीक है, तो ए बी का पिता हो गया। उसके बाद बी सी का भाई है। अब देखिए यहाँ से इसके जेंडर का भी पता चल गया हमें कि ये क्या है, सी का भाई है। तो ये प्लस में हो गया, मतलब जो पुरुष रहेगा उसे प्लस और जो स्त्री रहती है उसे माइनस में लिखते हैं। ये सब आपको जानकारी होगी। अब यहाँ पर देखिए बी सी का भाई हो गया। अभी सी का जेंडर हमें नहीं पता है। सी डी का पति है। अब देखिए सी का भी जेंडर कंफर्म हो गया। सी जो है आपका डी का पति है, इसके लिए डबल पाई लिखते हैं। ठीक, सी डी का पति है, यानी इसे भी हम प्लस से जोड़ देंगे। अब सी डी का पति है तो डी पत्नी हो गई। ठीक, डी तो महिला होगी। आगे दिया है क्या, डी ई की बहन है। डी जो है ई की बहन, इसकी एक बहन है ई, एक मिनट, इसकी एक बहन है कौन सी, ई। ठीक, ई इसकी बहन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ई एफ की माँ है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है एफ। अभी एफ कौन है ये कंफर्म नहीं है, एफ की माँ है। एफ जो है जी की पत्नी है। एफ जो है जी की पत्नी है, यानी एफ जो है महिला है, डी महिला है, ई महिला है। तो आप कह सकते हैं कि हमें इसमें बताना था कितने पुरुष हैं। एक हो गया आपका ए पुरुष। ठीक, उसके बाद आपका हो गया कौन सा, बी पुरुष, सी पुरुष 3 और जी पुरुष 4। ठीक, 4 पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, 4। ठीक है, 4 इसमें पुरुष दिए गए हैं। पहले प्रश्न का 4 हो गया आंसर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो हमको इसमें से जो इसमें आकृतियां दी गई हैं उसको बताना है कि कौन सी आकृति जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है, हमको ये बताना है। ठीक, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, देखिए पहले इसमें क्या किया गया था, हमने पहले क्या देखा कि पहले आकृति कैसी थी आपकी, यहाँ तक थी, ये एक आयत के अनुसार था। उसके बाद यहाँ से एक पाई निकाल दिया। ठीक है, आगे जब क्रम में बढ़े तो एक पाई और बढ़ गई। उसके बाद आगे क्रम में बढ़े तो इसके आधे से ज़्यादा भाग को लेते हुए हमने एक आयत और निकाल दिया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक आयत और बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें आकृति में कौन सी हुंडी निकलने वाली है, तो ये वाली आकृति तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि एक एक डंडा बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक चिन्ह बढ़ रहा है, तो ये तो आपकी नहीं बढ़ सकती। हाँ, ये इतना बढ़ सकता है। ठीक, यहाँ से ऐसे हो सकता है, यानी अगली वाली आकृति में आपकी ये वाली ऑप्शन हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बीच में पाई नहीं है। ठीक, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये खड़ी पाई है और उसके बाद ये नहीं बढ़ सकती। तो आप कह सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गई। आपकी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आकृति जो है अगले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी। ठीक, तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन में आपका दिया गया होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। अभी देखिए, एक हम इसका प्रारंभिक बिंदु लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु। मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया इसका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इससे यह क्या कह रहा है कि 20 मीटर ये कहाँ पर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। कितना गया, 20 मीटर। ठीक, अब इसके बाद इसने क्या किया, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला। इसका दायां ये इस साइड होगा। ठीक, यहाँ से यह 30 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद फिर उसने बाएं मुड़ा, मतलब इधर इसका बायां होगा आपका नीचे की साइड।
बायां मुड़ा और 15 मीटर चला। कितना चला? 15 मीटर। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि वह मतलब 15 मीटर चला, फिर उसने दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चला। यहाँ से इसके बाद दायां मोड़ लेगा और 10 मीटर चलेगा। ठीक, 10 मीटर चला, अंत में उसने दायां मोड़ लिया और 35 मीटर चला। अब फिर यहाँ से अगर ये दायां लेगा तो इसका दायां होगा ऊपर की साइड, तो यहाँ से कितना जा रहा है? 35 मीटर। ठीक, 35 मीटर की दूरी तय कर रहा है। देखिए, अब हम एक अनुमान लगाते हैं, जैसे क्या हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 ये हो गई, 10 ये हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? आप कह सकते हैं कि ये दूरी हो गई आपकी 40 मीटर। 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, क्योंकि 30 यहाँ तक हो गई और उसके बाद 10 इधर है, 30 10 40 मीटर। और उसके बाद इसने यहाँ से कितना दूरी तय किया है? 10-20 मीटर ये है, 15 मीटर ये है आपका, तो 35 मीटर दूरी नीचे की तरफ तय की है और 35 मीटर फिर ऊपर वापस गया है, और जबकि साइड से इसने कुल मिलाकर 40 मीटर की दूरी तय की थी। तो इसमें पूछा क्या है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप कह सकते हैं कि शुरुआती बिंदु आपका यहाँ था, प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया आपका अंतिम बिंदु। ठीक, तो शुरुआती बिंदु से यह कितने मीटर दूरी पर है? तो 40 मीटर की दूरी पर है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है, शुरुआती बिंदु से यह 40 मीटर की दूरी पर होने वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 40 मीटर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या के स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो हमने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए आप विषम संख्याओं को हटा दे रहे हैं तो जो नई संख्या बनकर आएगी उसमें 9वें स्थान पर आपका होने वाला है कौन सा? आर, क्योंकि 18वें स्तर पर आर, 18वें स्थान पर आर आता है। अगर हम शुरुआती की 9 विषम संख्याओं को हटा देंगे तो शेष जो है 9 सम संख्याएं बचेंगी और वह होगा आपका कौन सा अक्षर? आर होने वाला है। आप करके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला दिया गया है संक्रमण, उसके बाद परामर्श, परामर्श के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद उपचार, उपचार के बाद क्या दिया गया है? आपका स्वास्थ्य लाभ। ठीक, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको इसे सही क्रम में संयोजित करना है। तो देखिए, अगर आपको संक्रमण होगा, यानी अगर आपको संक्रमण हो गया, ठीक, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। आप बीमार हुए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या करेंगे आपको? वो आपको परामर्श देंगे। ठीक, परामर्श देंगे, उसके बाद उपचार शुरू होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ होगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो क्रम होने वाला है 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 किस ऑप्शन में, उसको देख लेते हैं। 1 3 2 4 5 जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, 1 3 2 4 5, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1 3 2 4 5। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हमको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आने वाला है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5। ठीक, फिर यहाँ से इसके बाद 30 पर जाने में 0.10, फिर 30 से 45 पर जाने में 0.15। ठीक, फिर 45 से 65 पर जाने में 0.20। ठीक, अब इसके बाद आपका यहाँ तक तो आ गया। अब 65 से लेकर आगे इसमें कितना जोड़ा जाए कि अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाए। तो 0.65 में हम क्या जोड़ेंगे? 0.25, तो ये कितना होगा? 0.9। ठीक, आप कह सकते हैं कि 0.90 आने वाला है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 0.90 कहाँ पर दिया गया है, यही इसका क्रम बन रहा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 0.90। ठीक, ये इसका सही क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमें निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है और आयत जो है भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो भारतीय हैं या तैराक हैं या दोनों हैं। तो हमें महिला भी निकालना है, उसके बाद आपको भारतीय भी होना चाहिए या तैराक या दोनों होना चाहिए। तो ये जो आपका देखिए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ये जो है ऑप्शन आपका ये बड़ा सा, ये जो ऑप्शन है ये किसको दर्शा रहा है? आयत जो वृत्त जो है आपका महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक, ये आपको 1 मिनट, ये किसको दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे कि ये ओमेन को दर्शाता है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है कि
आयत जो है वह किसको दर्शाता है? आयत भारतीयों को दर्शाता है। ठीक, ये जो है किसको दर्शा रहा है? इंडियन को। ठीक, भारतीयों को दर्शा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? तैराकों को। तो त्रिभुज के लिए हम देख लेते हैं। त्रिभुज हमें दर्शाता है किसको? तैराकों को। ठीक, तैराक टी से इसको दर्शा दे रहे हैं, ये तैराकों को दर्शा रहा है। यानी ये हमें ऐसा शब्द बताना है कि जो महिला भी हो, भारतीय भी हो और तैराक भी हो। तो जो आपका BCD यानी वृत्त में भी आ रहा है और आपका आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी, तीनों में भी आना चाहिए। तो ये जो BCD ऑप्शन दिया गया है, मतलब BCD संख्याएं हैं, यही जो हैं ये तीनों में आ रही हैं, तो इसका यही जवाब होने वाला है। कौन सा? इसको हम निकाल दे रहे हैं। ये आपका हो गया B, C और D। ठीक, नीचे हो गया BCD ऑप्शन जिसमें दिया गया है वही इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में इसका सही जवाब दिया गया है B और C और D। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ये जो युग्म दिया गया है, आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो युग्म दिया गया है, ये जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से हमें अगली संख्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 हो गया। उसके बाद दिया गया है क्या? आपका 4 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक, 3 स्क्वायर प्लस 1 10 दिया है और अनुपात में 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 17 दिया है। हमें ऐसे ही संख्याओं को देखना है जो ऑप्शन में दी गई है। चलिए देखते हैं कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है 26, यानी कह सकते हैं कि 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी 26 हो रहा है। और है क्या? 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 37। और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 35 भी नहीं होने वाला है, किसी का स्क्वायर और 1 नहीं हो रहा है। 17 भी नहीं हो रहा है, 17 होगा तो 28 नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये एकदम सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 26 अनुपात 37 जो दिया गया है यही इसका उससे मिलता जुलता युग्म है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो हमें इसमें से उस वर्ग का चयन करना है जो इसके संबंध को दर्शाता है। चलिए ऑप्शन को देख, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न में कथन निष्कर्ष से दिया गया है, मतलब इसमें कहा गया है कि क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए। हमको ये बताना है कि क्या शुभम को 1 वर्ष के लिए विदेशी काम स्वीकार करना चाहिए। इसमें तर्क दिया गया है हाँ, वहाँ अधिक धन कमा सकता है, और दूसरा तर्क दिया गया है नहीं, शुभम के बूढ़े माँ बाप प्राय बीमार रहते हैं और उसकी पत्नी भी गर्भावस्था की नाजुक स्थिति में है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला तर्क दिया गया है हाँ, वहाँ अधिक धन कमा सकता है, तो ये कोई तर्क नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पर बात कही गई है कि विदेशी काम को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात कही गई है। तो वहाँ पर धन की बात नहीं कही गई है। तो आप कह सकते हैं कि केवल ऑप्शन जो है इसमें जो दूसरा तर्क दिया गया है नहीं, शुभम के बूढ़े माँ बाप प्राय बीमार रहते हैं और उसकी पत्नी भी गर्भावस्था की नाजुक स्थिति में है, यही तर्क मजबूत होने वाला है। ठीक है, और वहाँ पर धन की बात नहीं कही गई है, तो हम कह सकते हैं दूसरा तर्क केवल मजबूत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि गांव P जो है गांव Q के पूर्व में है। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गांव जो P है वह Q के पूर्व में है। ठीक, गांव P जो है गांव Q के पूर्व में है। गांव R जो है गांव P के उत्तर में है। अब इसके ऊपर जो है R हो गया, मतलब उत्तर साइड में, उत्तर साइड में आपका हो गया R। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि गांव यस गांव R के पश्चिम में है। पश्चिम में कौन सा हो गया? यस, R के पश्चिम में है। तो गांव यस जो है गांव P की किस दिशा में है? तो आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगले प्रश्न में बताना है कि हमें इनमें से तीन किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। असंगत को हमें पहचानना है, तो चलिए देखते हैं क्या संगत है। तो अगर हम बात करें सी और एक्स की, तो सी की वैल्यू 3 होती है, एक्स की वैल्यू कितनी है 24 है। अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना होगा 27 होगा। ठीक, एच की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, और एस की वैल्यू कितनी होती है 19 होती है। अगर इनको भी जोड़ा जाए तो कितना होगा 27 होगा। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि यही क्रिया इसमें फॉलो कर रही है। अगर हम बात करें आई की वैल्यू 8 होती है, और आर की वैल्यू आई की वैल्यू 9 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है। तो इसको जोड़ेंगे 27 होगी। के 11 पर होता है, पी 16 पर होता है, ये भी 27 हो रही है, ये भी फॉलो कर रही है। अगर बात करें डी और डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू की 23 होती है और डी की 4, 27 हो गई। जे 10 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, ये भी 27 हो गई। अगर बात करें हम अगले ऑप्शन की, तो ए की वैल्यू 1 होती है, जेड की 26, 27 हो गई, ये तो फॉलो कर गई। लेकिन एफ और डब्ल्यू अगर बात करें, ए की वैल्यू कितनी है 1, जेड की वैल्यू कितनी है 26, ये तो हो गया 27। इसके बाद क्या कह रहा है एफ और डब्ल्यू, अगर बात करें एफ की, तो एफ की वैल्यू 6 है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 23 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 29। यानी हमें इनको काउंट करना है तो 27 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि ये एक असंगत है। ठीक है, शेष संगत है लेकिन ये असंगत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ये प्रश्न दिया गया है कि हमें इसमें से ठीक उसी प्रकार के समान शब्दों को निकालना है। तो इसमें दिया गया है कंप्लीट। देखिए कंप्लीट में दिया गया है सी ओ कॉमन है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं, सी की जगह पर है। ठीक है, उसके बाद ओ भी है, मतलब सी ओ कॉमन कर दिया है, पीछे की संख्या को उठाकर आगे कर दिया, उसके बाद 4 अंकों को पीछे कर दिया। तो इसका क्या होगा, ट्रोपल का क्या होगा, TRAL, ठीक, OPIC, ठीक, यही होने वाला है, TRALOPIC, TRALOPIC, ये इसका ऑप्शन में जो मिलेगा वो सही जवाब है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, TRALOPIC, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन ए ही मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें ये चिन्ह जो है दर्शाना है कि मतलब ये चिन्ह हमें कहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये चिन्ह देखने को मिल रहा है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, यहाँ पर है, तो ये चिन्ह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, चित्र डी में ये हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि नीचे दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को, दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो हमें ये सही करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो इसको करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 8/4 गुणे 6 + 3 - 9 = 1 दिया है, हमें इसको सही करना है। तो हम इसमें 8, 9 को बदलेंगे आपस में और गुणा और भाग को बदलेंगे। तो 8 की जगह हम 9 करने वाले हैं, गुणे 4 भागे, उसके बाद कौन सा दिया गया है 6। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है +3 - 8। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 चौक 36, इसमें हो गया आपका 36 भागे 6, अच्छा से भाग देंगे, 6 आ गया, 6 + 3 - 8, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 6 + 3 - 8, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। ये इसका समीकरण सही होने वाला है। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, गुणा और भाग को आपस में बदलेंगे और 8 और 9 को आपस में बदलेंगे। ठीक है, इसका नंबर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको इस प्रश्न में बताना है कि जो ये युग्म दिया गया है इससे संबंधित अगला कौन सा युग्म होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर के से अगर -5 करेंगे तो कितना होगा, एफ आएगा। ठीक है, और डब्ल्यू से -5 करेंगे तो आर वाली मिलेगी। हमें यही युग्म इसमें भी बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आई से -5 करेंगे तो कौन सा मिलेगा, डी मिलेगा। और उसके बाद u से -5 करेंगे, u 21 पर रहता है, -5 करेंगे तो p मिलेगा। ठीक है, p 16 पर रहता है। तो आप कह सकते हैं कि IUDP, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है IUDP,
ये भी इसके युग्म के समान है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि दर्पण के विपरीत कौन सा चिन्ह बनने वाला है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यही प्रतिबिंब दर्पण के बगल बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया। अगला प्रश्न कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में गेम्स को 42761 लिखा जाता है, फोरम को 08957 लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में सी को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी सी का हमें कोड बताना है, इसमें ये बात कही गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमको दिया गया है क्या, फोर्स, FORCE, फोर्स का कितना दिया गया है, 83052। ठीक, इसके बाद गेम्स में भी ई आया है, तो इसमें भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी ई का कोड हो गया क्या, 2। ठीक, गेम्स में ई आया है, फोर्स में ई आया है, और दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में 2 संख्या जो है दोनों में आई है, विशेष अलग है। अगली बात करें फोरम, FORUM, फोरम का कोड दिया गया है 08957। फोरम में भी सी नहीं आया है, तो सी एक ऐसी संख्या है जो केवल किस में आई है, आपकी फोर्स में आई है। तो उसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है, मतलब 3 अंक जो दिया गया है वो सी के लिए दिया गया है। आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, सी के लिए कौन सा कोड है, सी के लिए 3 कोड दिया गया है। ठीक है, आप मिला सकते हैं, अगर मिलाकर करना चाहें तो मिलाकर भी कर सकते हैं, इसका हम करवा दिए हैं, मतलब कि आप सी के लिए 3 नंबर संख्या दी गई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी के गहने चोरी हो गए और चोर भाग गए। व्यापारी ने समझदारी दिखाते हुए गहनों का कोड याद कर लिया। शिकायत दर्ज कराते समय उसने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए। अब हमें उस शिकायत के अनुसार हमें पता करना है कि उसने कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए थे। तो जो उसने कोड प्रस्तुत किए थे उसमें हमको बताना है कि उसको मतलब व्यापारी को याद है कि उसका पहला अक्षर जो था वह जे था। पहला अक्षर क्या हो गया, जे हो गया। 2 गवाहों को याद है कि कोड का समाप्त होता है जो वो 42 पर समाप्त होता है। ठीक, व्यापारी को तो याद था कि पहला अक्षर जे था। उसके बाद जो 2 और गवाह थे उन्हें याद है कि अंतिम जो अक्षर थे वे 42 पर समाप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए पहला अक्षर जे था, अंतिम 2 अक्षर जो थे वो 42 पर समाप्त होते थे। एक अन्य व्यक्ति को याद है कि तीसरा अक्षर एम है। ठीक, तीसरा अक्षर कौन सा है, हम यहाँ पर एम या 8 है, एम या 8 है तीसरा अक्षर। उसके बाद और कौन सा कह रहा था कि, उसके बाद उसने कह रहा था कि दूसरा अक्षर जो है यल था। इसका जो दूसरा अक्षर था वो यल था। तो ऑप्शन में कौन सा मिला है, जे के बाद यल अगर कहीं पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हम इसे कंठस्थ कर सकते हैं कि उसका कोड क्या रहा होगा, JLMP12। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, JLMP12 P42। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जे के बाद जो दूसरा अक्षर था यल था और वो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया गया, केवल ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सैम क्रिस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सेविया सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, मिशेल सैम और क्रिस के ठीक बगल में है, डिक्सन क्रिस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, विशाल और क्रिस के बीच कौन बैठा है, हमको बताना है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थी जो थे वह मेज के परितः बैठे थे। ठीक है, ये आपका हो गया एक डायग्राम। ये एक मेज है, इसके परितः बैठे हुए हैं। ठीक, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ये मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उस सैम क्रिस के दाईं ओर है। पहले हम सैम और क्रिस को दर्शाते हैं। तो जो सैम है, 6 लोगों को बैठाना है हमें। चलिए, सैम जो है वो किसके दाईं ओर है, क्रिस के। तो अगर हम क्रिस को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं तो सैम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, सैम जो है क्रिस के दाईं ओर, अगर केंद्र की ओर मुख करेंगे तो इधर इसका दायां होगा, इधर इसका बायां होगा। तो और उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठा है, क्रिस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक स्थान छोड़कर। उसके बाद क्या कह रहा है कि
विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब विशाल को देख लेते हैं। क्रिस के किस तरफ बैठा है? क्रिस के बाईं ओर। विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अगर हम विशाल को बैठाते हैं, यानी सैम के बाईं ओर, ठीक, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका हो गया विशाल सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सेविया सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सेविया जो है वह सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो आप कह सकते हैं कि सेविया 1 2 विशाल के, यानी विशाल के बगल में बैठेगी सेविया, ठीक। यस हो गया, सेविया से सैम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डिक्सन जो है क्रिस के दाईं ओर बैठा है। 1 मिनट, डिक्सन जो है आपका कहाँ पर बैठा है? डिक्सन क्रिस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, यहाँ पर डिक्सन कौन सा इस स्थान पर आएगा? तो आप कह सकते हैं कि डिक्सन विशाल के बाईं ओर बैठेगा। तो यहाँ पर डिक्सन हो गया आपका। क्रिस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और कौन बच रहा है आपका? मिशेल। मिशेल को हम यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि विशाल और क्रिस के बीच में कौन है? ये हो गया आपका क्रिस, ये हो गया आपका विशाल। इसके बीच में कौन सी बैठी है? सेविया बैठी हुई है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, सेविया, ठीक। सेविया जो है विशाल और क्रिस के बीच में बैठी हुई है, सेविया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि ये मिरर पर, मतलब दर्पण पर इसकी आकृति कौन सी होने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यही आकृति बनेगी। हम ऑप्शन में पीडीएफ में डलवा देंगे, आप देख लीजिएगा। टाइम को, शॉर्टेज को देखते हुए हम केवल ऑप्शन सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द के दूसरे, तीसरे, 11वें और 12वें अक्षर से कितने सार्थक शब्द का निर्माण करना संभव है। तो हमको बताना है कि इसमें से कितने सार्थक शब्दों का निर्माण करना संभव है, उसको बताना है। तो यहाँ पर दे दिया गया है कौन सा? दूसरा, तीसरा, ठीक। 11वां कौन सा दिया गया है आपका? 11वां और 12वां, ठीक। 11वां है आपका एस और 12वां है आपका ई। हमको इसको बताना है कि इन सब से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला तो बनेगा यूज़र, USER, और दूसरा बन जाएगा आपका क्या? श्योर, SURE। मतलब 2 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, यूज़र और श्योर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न भी जो है हमारा कथन निष्कर्ष से है। इसमें दिया गया है कि स्टेटमेंट क्या दिया गया है, काम काज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कर्मचारी काम पर देर से आते हैं जिसके कारखाने में काम काज प्रभावित होता है, ठीक। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सी क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन में दिया गया है, कर्मचारी को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर काम पर आ सकें। देखिए, तो हम कर्मचारियों के हिसाब से तो काम नहीं करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, पहला तर्क दिया गया है, वो बिल्कुल मजबूत है कि हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ये एकदम सही जवाब है, लेकिन हम उनके हिसाब से अपना काम नहीं चला सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों के प्रयोग के दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता है। नेचुरलाइजेशन दिया गया है आपका। नेचुरलाइजेशन जो है उससे हमें कौन सा शब्द बना सकते हैं, ठीक है, हमको ये बताना है। तो TURN टर्न बना सकते हैं, नेशन बना सकते हैं, ठीक। नेशन 2 बार N आया है, वो बना सकते हैं। नेचुरल बना सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, R 2 बार नहीं दिया गया है, ये हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार R का प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन हम नहीं बना सकते हैं, बाकी शेष बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना है क्या होने वाला है। तो इसका एक हम आपको एक पहला तर्क बता दे रहे हैं। इसमें दिया गया है 169, 64, 81, उसके बाद 30 दिया गया है, ठीक है। तो 169 जो है आपका वो किसका है? 13 का स्क्वायर है, ठीक। ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है। तो हमें आगे भी यही संख्या निकालनी है कि आगे क्या होने वाला है। तो 625 जो है आपका किसका स्क्वायर है? तो आप कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर यक्स मान ले रहे हैं। उसके बाद 49 दिया गया है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है। तो हमें इन सबको जोड़ने से
50 आना चाहिए, ठीक है। तो 50 आना चाहिए हमें, ये बात हमें यहाँ पर ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका कितना मिल रहा है, 25 7 32। अगर हम x यहाँ पर अंडर रूट था, इसको स्क्वायर में कर दे रहे हैं और इसको आप कर रहे हैं 50 माइनस 32। अगर हम 50 माइनस 32 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 18। अगर हम 18 मिल रहा है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 324, ठीक। अगर हम इधर से वर्ग अंडर रूट हटाएंगे, इधर अंडर रूट में है, अगर हम इसे अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 18 का वर्ग करेंगे तो 324 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या होने वाली है, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 324, ठीक है। 324 का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक प्रश्न हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ये दिया गया है कैलेंडर से है, 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था। ये प्रश्न आप लोग हमें कमेंट में बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप देख रहे हैं या फिर बस वैसे ही हम बनाते चले जा रहे हैं। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको बताना है कि इसमें दिया गया है 23 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो 21 है, यहाँ से शुरू करेंगे, 21 यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 23 के विपरीत कौन सा आएगा, 24 आएगा, और 25 के विपरीत कौन सा आएगा, 26 आएगा, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। तो 23 वाले फलक के विपरीत कौन सा ऑप्शन आने वाला है, 24, यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि डी सही जवाब है। 24 संख्या जो है एकदम सही होने वाली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि दिए गए त्रिकोणों में कुल कितनी संख्या है, त्रिकोणों की हमें संख्या बतानी है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है, हम केवल ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको, 13 इसमें दिया गया है, 13 नंबर सही है, ठीक है। 13 त्रिकोण हैं। यदि आपको इसके वीडियो की जानकारी लेनी है कि कैसे त्रिकोणों को गिना जाता है, आयत को गिना जा सकता है, तो आप हमें प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो उसके ऊपर भी बना देंगे अगर आप कहेंगे तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमें इसमें बताना है कि मतलब इस समीकरण में सही प्रश्न चिन्ह मतलब कौन से चिन्हों को रखा जाए कि ताकि हमें सही समीकरण प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप एक बार इसमें ऑप्शन नंबर बी रख कर देख सकते हैं, ये इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको 50 बराबर में मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो लाड़ प्यार करना, संतुष्ट करना, नष्ट करना का क्या होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लाड़ प्यार करना का यदि संतुष्ट करना होता है तो नष्ट करना यानी परहेज करना नहीं, प्राप्त करना नहीं, निर्माण करना नहीं, नष्ट करना का होता है क्या, विध्वंस करना, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होने वाला है, विध्वंस करना इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न करता है, दो निष्कर्षों के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पालन करता है। स्टेटमेंट में दिया गया है कि कुछ पेंसिलें छड़ हैं, हमको बताना है कि कुछ पेंसिलें जो हैं छड़ हैं। तो 1 मिनट इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो स्टेटमेंट में दिया गया है क्या, कुछ पेंसिल जो है वो छड़ है, ठीक। और उसके बाद क्या कर रहा है, सभी छड़ी पेड़ हैं। ये हो गया आपका पेंसिल, 1 मिनट। उसके बाद ये हो गया आपका क्या हो गया, छड़। छड़ को हम लिख दे रहे हैं छड़, ठीक। अभी देख क्या रहा है कि सभी छड़ जो है वह पेड़ हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो सभी में आ गया, ये आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया, ठीक। इसको हम कहेंगे क्या, ट्री, ठीक। तो उसके बाद निष्कर्ष में क्या दे रहा है, सभी छड़े पेंसिल हैं, सभी छड़ पेंसिल तो नहीं हो सकती, सभी पेंसिलें पेड़ हैं, तो सभी पेंसिल जो है वो पेड़ भी नहीं हो सकती, और सभी छड़ इसमें वो भी नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं करते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है सभी पेंसिलें सभी छड़े पेंसिल हैं या फिर सभी पेंसिलें पेड़ हैं, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है। इसका मतलब न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, ठीक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि गुणा का अर्थ योग, भाग का अर्थ घटाव, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ जो है वो भाग हो, तो हमें इस समीकरण को ज्ञात करना है कि इसमें से क्या होगा। यदि आप सब कुछ लगा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 477, ठीक है। ये इसका सही जवाब होगा, आप लगा कर देख सकते हैं। यानी गुणे की जगह पर भाग, जोड़, भाग के अर्थ होता है घटाव। अगर इन सब नियमों को पालन करेंगे तो आपको 477 मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमको दिया गया है कि 1, 2, 3 और 4 के रूप में चिन्हित 4 चित्र दिए गए हैं, जबकि दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक समान रूप से हैं, जबकि चौथा जो है एक भिन्न है, ठीक है। इसमें से हमें भिन्न को चुनना है।
तो आप कह सकते हैं कि भिन्न कौन सा है। देखिए पहला जो था आपका ये वाला, ये जो है आपको क्या करता था कि एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, ये जो ऑप्शन है यही भिन्न है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन भिन्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हमें जो इसमें खाली स्थान है उस पर कौन कौन से स्थान आने वाले हैं, मतलब कौन कौन शब्द आएंगे, हमको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि मतलब कितने टोटल वर्ड दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब कुल टोटल 30 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसे छोटे छोटे वर्डों में बांटेंगे। अगर हम 5-5 के वर्डों में बांटते हैं तो आप कह सकते हैं कि या 5-5 के वर्ड में बांट दीजिए या फिर 10-10 के वर्ड में बांट दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5-5 के वर्ड में बांटेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, यानी एक यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें से क्या हो रहा है, W के बाद W आया है। ठीक, W के बाद आपको W देखने को मिल रहा है, तो अगली संख्या में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर W हो गई। उसके बाद X के बाद भी X, यहाँ पर पहले देखिए पहले 5 में X के बाद X देखने को मिला है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर X हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या दे रहा है, कहाँ पर खाली है, यहाँ पर, तो X खाली है, तो यानी डबल X डबल W, यही डबल 2 बार W 2 बार X और 2 बार Y आया है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा कौन सा समीकरण बनने वाला है, यहाँ पर Y होगा, तो WXXY। ठीक, यही ऑप्शन इसका सही होने वाला है। भर्ती मतलब कौन सा भरा जाएगा, WXX और Y। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, WXXY, ये एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। चौथा नंबर 35 नंबर क्वेश्चन भी रक्त संबंध से है। आपको इसको अपने से करना होगा कि रक्त संबंध में इसका कौन सा मतलब कैसे बनने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको जवाब मिल जा रहा है तो आप भी उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा और उसका आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम उसको देख लेंगे, अगर आपके डाउट्स रह जा रहे हैं तो उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमको दिया गया है कि अगर मान लीजिए इसको ऐसे मोड़कर काटेंगे तो कौन सा जो है चिन्ह हमें प्राप्त होने वाला है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए पहली बार यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं, ठीक, यहाँ से फोल्ड कर दिए, उसके बाद इधर से फोल्ड कर दिए, ठीक, 1 मिनट, उसके बाद हम इधर से फोल्ड कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से और यहाँ से काट दिया। ठीक, 2 जगह से हम यहाँ से देखिए यहाँ पर और यहाँ पर काट दिए। जब इसको खोलेंगे वापस, इसको अगर इसी मुद्रा में लाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक छेद यहाँ पर होगा, एक छेद यहाँ पर होगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम इसका सटीक जवाब है। ठीक, ऐसे चित्र हमको मिलेगा। 3 ये वाला कैंसिल हो गया, 3 तो मिलेगा नहीं। ठीक, 3 छिद्र मिलने वाले नहीं है, 5 भी नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, तो हमें कौन सा मिलेगा, 4। ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मिथिलेश का ऊपर से 8वां स्थान है और हिमाद्री नीचे से 20वें स्थान पर है। ठीक है, मिथिलेश और हिमाद्री के बीच कितने विद्यार्थी हैं, हमको ये बताना है। तो आप विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 50 है। ठीक, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 50 है। मिथिलेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, तो आप कह सकते हैं कि मिथिलेश का ऊपर से 8वां स्थान है, और हिमाद्री का ऊपर से स्थान तो 50 में से 20 माइनस कर दीजिए तो 31वां स्थान है। ठीक, एक स्थान पर तो वो बैठेगी, तो नीचे से 20वां स्थान है, तो आप कह सकते हैं वह 31वें स्थान पर है। ठीक है, तो अतः मिथिलेश और हिमाद्री के बीच विद्यार्थियों की संख्या अगर हम ज्ञात करें तो 31 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 31 में से अगर हम 8 घटाएंगे उसके बाद कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे कि कितना बचेगा, 23। ठीक, 23 बच रहा है, जबकि एक स्थान पर तो वो खुद बैठा हुआ है, तो उसमें से एक और घटा देंगे। एक स्थान पर मिथिलेश बैठा हुआ है, 8वें स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर तो वो विराजमान है, तो एक और घटाएंगे तो आप कह सकते हैं कि कुल टोटल कितने बैठे हैं, 22 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। एक पर तो मिथिलेश बैठा हुआ है, उसको छोड़कर गिनेंगे तो टोटल 22 विद्यार्थी हिमाद्री और मिथिलेश के बीच में होने वाले हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे हिमाद्री जो है और मिथिलेश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 22 विद्यार्थी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर है, देखते हैं। सामयिक विषय की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। इसकी धारणाएं दी गई हैं। समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। ये एकदम गलत बात कह रहा है कि सामयिक पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट की तैयारी आप कुशलता के साथ नहीं कर सकते। रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। यही इसका एकदम सही जवाब है। यानी ऑप्शन जो मतलब तर्क दूसरा दिया गया है ये मजबूत है, बाकी जो पहला है वो मजबूत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 5, 20, 53, 112, 205, इसके बाद कौन सी संख्या होने वाली है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 5 + 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया? 20 हो गया। ठीक, 4 चौक 16 में से 1 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 20 होगा। उसके बाद दिया गया क्या? 20 यहाँ पर आ गया। तो 20 + 6 स्क्वायर माइनस 3, ठीक, यानी विषम संख्याओं को घटाता हुआ जा रहा है। तो इस यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 53 होगा। ठीक, इसी तरीके से आगे भी किया है। उसके बाद लास्ट में क्या किया गया है? 205 + 12 स्क्वायर माइनस 9, ठीक, तो ये कितना होगा आपका? 340 होगा। 340 इसका सही जवाब है। ऑप्शन में दिया गया है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 340। ठीक, 340 इसका एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक पुलिस अधिकारी ग्रुप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? हमको ये बताना है। तो इसका जो है आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, नहीं। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, ये भी गलत है। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी एक बच रहा है, यही इसका सही जवाब है। क्या? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, ठीक, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो इसका हमें क्या नाम देना चाहिए, मतलब क्या नाम है उसका जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो वो है आपका राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, यही इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है: देश की सेवा करने का अवसर, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, या फिर यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका एकदम मतलब मजबूत तर्क है, देश की सेवा करने का अवसर। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है। जनहित के संबंध में हमें कौन सा कथन सही है इसको बताना है। बहुसंख्यकों का हित ही जनहित होता है, नौकरशाही ही जनहित को सबसे बेहतर समझती है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टिकरण कहा जाना चाहिए, या जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बहुधर्मी या बहुभाषी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए। तो सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए क्या कदम नहीं उठाएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है, आप अपने इलाके कार्यक्षेत्र की सांप्रदायिक स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप नियमित रूप से अपने कार्यक्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे, यानी हमें क्या कदम नहीं उठाना ये बात बतानी है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। ऑप्शन डी कह रहा है, आप अपने कार्यक्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नजरिए से अधिक संवेदनशील है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही इसका मजबूत तर्क है, आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि
ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति से दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक आपराधिक घटनास्थल पर पहुंचते हैं तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करते हैं, अपराधियों को खोजकर उन्हें गिरफ्तार करते हैं, अपराध से संबंधित तथ्य एकत्रित करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहते हैं? अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, अन्वेषण, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अन्वेषण। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विधि का शासन कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के मनमानेपन को अपवर्जित करता है। संवैधानिक प्रावधान विधि का शासन को प्रवर्तित करने हेतु बनाए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन के समानता पक्ष को तथा गणतंत्रीय प्रजातंत्र का उल्लेखित किया गया है? तो हमें बताना है। तो ये ऑप्शन ए इसका जो दिया गया है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके सामने से गुजरती है। आप स्वयं एक पुलिस जीप में सवार हैं, आपको क्या करना चाहिए? फौरन उस कार का पीछा कर उसे पकड़ना चाहिए? नहीं, उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस से प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यही इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। भारत में पुलिस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमको बताना है। तो लोअर रैंक के पुलिसकर्मियों का उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शाब्दिक उत्पीड़न किया जाता है, ये गलत है। पुलिसकर्मियों का अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, ये भी गलत है। पुलिसकर्मियों पर कार्य का भार अत्यधिक रहता है, ये भी गलत है। पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं, ये इसका सही जवाब है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। नहीं, 55 ही क्वेश्चन था। टोटल जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे इसमें हमने सब क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवा लिया है। ठीक, आपको वीडियो कैसे लगी हमें बताना, और यदि आपको और सब्जेक्ट से भी मतलब सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।